नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। ये दूरी कुछ कहती है, ये सवाल तब उठने लगे जब आरएसएस के वरिष्ठ विचारक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उसे लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। क्या है अटकलें और किस बयान से मच गया है सियासी घमासान, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित करती है। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है। अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। 10 साल के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। हालांकि सहयोगियों के साथ आसानी से सरकार का गठन हो गया और सभी मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने नुकसान को इतनी आसानी से कबूल ले। तभी तो हर स्तर पर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। लेकिन इस सबके बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कल मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। आखिर क्या है इन सबके मायने, रिपोर्ट से समझिए। राम के भक्ति की पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और अब आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार। अहंकार आया, उसको 240 को रोक दिया, पर सबसे बड़ी मर्यादा का पालन। 3 दिनों के अंदर आरएसएस की तरफ से आए इन 2 बयानों ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही बयानों में कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं है, लेकिन मणिपुर और संसद का जिक्र कर भागवत ने और 241 का आंकड़ा बताकर इंद्रेश कुमार ने इशारों में बीजेपी तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी। सुना आपने कैसे इंद्रेश कुमार ने राम के चरित्र के जरिए बीजेपी और विपक्ष दोनों को ही सीधा मैसेज दिया। एक तरफ उन्होंने राम के अहंकार को तोड़ने वाली छवि को बीजेपी को चुनाव में हुए नुकसान से जोड़ा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सीटों की संख्या को राम के विरोध का नतीजा बताया। हालांकि इस साल मार्च में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस ने ऐतिहासिक बताया था, लेकिन यूपी का नतीजा बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए काफी चौंकाने वाला था। जहां 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने से भी कम समय में अयोध्या सीट पर हार बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी बड़ा सेटबैक है। इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार कल गोरखपुर में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन और राज्य में संघ की गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ आरएसएस के यूपी एजेंडे को लेकर भी दोनों के बीच मंथन की संभावना है। इंद्रेश कुमार के हालिया बयान के बीच योगी भागवत की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है। अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है
और जो रही सही कसर थी 10 साल की मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते, बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीटों का टारगेट रखा था, जो पूरा नहीं हो सका। पार्टी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब पार्टी अकेले दम पर बहुमत का भी आंकड़ा नहीं जुटा पाई, जो वोटिंग से पहले और मतदान के दौरान बहुत आसान लग रहा था। बीजेपी नतीजों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश और जिला स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजों के 10 दिनों के अंदर पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, फिर इंद्रेश कुमार के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही बयान में कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अहंकार नहीं आता कि ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये सारी बयानबाजी बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के बाद शुरू हुई और इसके पीछे यूपी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जहां हार पर आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक चल रही थी। आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसे हार गई, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक अब तक कहां पहुंची है, क्या कुछ बैठक में चर्चाएं हुई हैं, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। से 2-4 लोग होते हैं जो माहौल को गंदा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सफलता हम चाहते थे उतनी सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि मंथन लगातार जारी है, लेकिन हारे हुए ज्यादातर उम्मीदवारों से सुनने को मिल रहे हैं बस एक ही जवाब, और जवाब ये कि उन्हें चुनावी हार का ये अपनों ने ही दर्द दिया है। जब सामने वाला घाती होता है तो भीतर घाती में उसमें शामिल हो जाते हैं। कितने लोग होंगे करीब करीब? अरे बहुत ढेर सारे नहीं होते हैं, ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो माहौल को गंदा करते रहते हैं। अपने कौन है? अरे कुछ थे जो टिकटार्थी लोग थे, जो टिकट मांग रहे थे, जिनकी अपेक्षाएं थी लोकसभा में हमें टिकट मिलेगा, नहीं मिला उनको तो अपना खुल के आ गए सामने। आपको बता दें कि इस बैठक में सूबे के 60 नेता शामिल हुए। इन नेताओं के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। तय हुआ कि बैठक में बुलाए गए नेताओं को लोकसभा क्षेत्र में भेजा जाए। ये नेता वहां जाकर हार की वजह का पता लगाएंगे और फिर अपनी अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रदेश के पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी सफलता हम चाहते थे उतनी सफलता नहीं मिली, तो स्वाभाविक है सफलता नहीं मिली तो कौन कौन से कारण थे और कौन कौन से कारण थे उसमें यह दोष नहीं है, क्योंकि अब तो जो कारण थे वो हो गए। वैसे पार्टी में अब तक के मंथन से जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक पहला कारण पार्टी में भीतर घात से हारे, दूसरा कारण संविधान पर अफवाह से हारे, तीसरा कारण कार्यकर्ताओं के असहयोग से हारे, चौथा कारण विधायकों की दूरी बनी हार की मजबूरी। अभी भी बीजेपी हार की असल वजह की तलाश में जुटी है और लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक में ये भी तय हुआ है कि हार की जांच के लिए टीम कैसी होगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 40 पदाधिकारी अलग अलग 2 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जहां इस टीम के साथ एक पूर्व विधायक भी होंगे, यानी कुल 80 लोगों की टीम बनेगी और एक टीम में 2 सदस्य होंगे। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत हार की वजह भी बताई। अब इंतजार है उस फाइनल रिपोर्ट का, जिसकी बदौलत बीजेपी इस नतीजे पर पहुंचेगी कि यूपी में उनके खराब प्रदर्शन के पीछे भीतरघात है या फिर कोई और हार। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।
लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बकरीद की तैयारी चल रही है। इस बीच सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बकरीद से ठीक पहले हुई इस बैठक में योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कहीं पर भी सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए। योगी के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर योगी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से फुल एक्शन में हैं। करीब 3 महीने बाद योगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की तो उनका फुल एक्शन साफ साफ दिखा। एक तरफ बकरीद की तैयारी है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का फरमान। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की तो बकरीद के त्योहार को देखते हुए एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए। सबसे पहले जानिए कि योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए। ऑर्डर नंबर 1, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऑर्डर नंबर 2, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 3, खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 4, कुर्बानी के दौरान सफाई रहनी चाहिए। अपने अधिकारियों के साथ बैठक में इन आदेशों के साथ योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी योगी आदित्यनाथ के इन आदेशों का समर्थन किया है। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल करें, जिसमें कि ये त्यौहार भी हम अमान के साथ और अच्छे माहौल में हम और आप सब लोग मिलकर मना सकें। तो हमारी यही अपील है कि जब जानवर ज़बह हो और उसको ज़बह किया जाए तो कोई वीडियो ना बनाई जाए। एक तरफ बकरीद से पहले योगी का ऑर्डर आया तो दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करवाने में सभी अधिकारी जुट गए हैं। ये तस्वीर सूबे के जसपुर इलाके की है, जहां अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्हें त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कहा गया। बकरीद के दौरान योगी आदित्यनाथ की टीम की नजर सोशल मीडिया पर भी होगी। पुलिस शरारती तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। कुर्बानी के जानवरों को सड़क पर या ओपन जगहों पर न रखें और न ही ओपन जगहों पर कुर्बानी करें। बकरी ईद को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक निर्देश दिए हैं कि बकरी ईद के नाम पर जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए और कुर्बानी देते समय या बकरी या बकरा काटते समय सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि देश भर में 17 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में अधिकारी उसे पालन करवाने के लिए एक्शन में है। वहीं योगी के फरमान के बाद मौलाना भी मुस्लिम समाज को आदेश का पालन करवाने में जुट गए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि बकरीद में कुर्बानी को लेकर जो भी शंका हो उसका जवाब मिल जाए। और वहीं सटोरियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आईजी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे घर में करोड़ों का सट्टा खेला जा रहा था और आखिर कैसे पुलिस इस गिरोह तक पहुंची। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सट्टे की कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई उज्जैन के 2 जगहों पर एक साथ की गई। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र में मौजूद C19 ड्रीम्स कॉलोनी के अलावा थाना खारा कुआं क्षेत्र के मुसद्दीपुरा में पुलिस की ये कार्रवाई हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर बड़े पैमाने पर सट्टा चल रहा है। पुलिस ने पहले दोनों जगहों की रेकी की और फिर देर रात दबिश दी। अब आपको बताते हैं पुलिस को कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ। पुलिस ने जब दबिश दी तो इन जगहों से 14 करोड़ 98 लाख रुपए नगद, विदेशी मुद्रा, 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं।
इस मामले में कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कल देर रात से ये कार्रवाई शुरू की है और भारी मात्रा में कैश जो कि 14 करोड़ 58 लाख रुपए है एग्जैक्टली तो 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी शामिल है जिनका वैल्यूएशन लाखों में होगा। तो इसीलिए कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे आईटी और क्योंकि प्रेशियस मेटल है, वेल्थ अनअकाउंटेड फॉर है, तो उनको भी इसके लिए सूचना दे दी गई है, तो उस पर वो भी नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इलेक्ट्रॉनिक तौर पर क्रिकेट के सट्टे का नेटवर्क संचालित करता था। इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन मदद करता था, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।